सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम द स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक्तदार में आए हुए तकरीबन 2.5 साल का अरसा गुजर चुका है और इस 2.5 साल के अरसे में वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने कल पहली मरतबा टेलीफोन के जरिए अवाम के सवालात के जवाबात दिए, उनकी शिकायत सुनी और टेलीफोन पर अवाम के सवालों के जवाब देते हुए इमरान खान का कहना था कि खुशहाली तभी आती है जब कानून की बालादस्ती हो और दुनिया की खुशहाल तरीन जो कौमें हैं, खुशहाल तरीन जो ममालिक हैं, उनमें कानून की बालादस्ती है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से इस बात का भी इज़हार किया गया कि उन्हें इस बात का भी एहसास है कि महंगाई की वजह से लोगों को मुश्किलात हैं और उन्होंने परेशान अवाम को सब्र की तलकीन भी कल की। महंगाई की वजह जो उन्होंने बताई वो कहना था उनका कि रुपए की कदर में कमी जो है इस वजह से महंगाई में इजाफा हुआ है और थोड़ा सा अवाम को सब्र करना पड़ेगा। अवाम को अब कितना सब्र करना होगा ये तो पता नहीं, ताहम जो महंगाई की सताई अवाम है उन पर एक और बॉम्ब गिरा दिया गया है, गो के डायरेक्टली नहीं। कल हम जब बात कर रहे थे पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वजह से दीगर चीज़ों में भी इजाफा हो जाता है, तो दूध की कीमतों में भी 20 रुपए फी लीटर इजाफा हो गया है। इस हवाले से भी बात करेंगे और दूसरी जानिब मुल्क की सियासत में सेनेट इंतखाबात का मामला भी इस वक्त ज़ेर बहस है और मफामत के जो बादशाह हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, उन्होंने ऑपोजिशन को नया फॉर्मूला भी पेश किया है और उनका कहना है कि सेनेट इलेक्शन को मिलकर लड़ा जाए तो हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सकता है, 2 से 3 मजीद सीटें भी हासिल की जा सकती हैं। ओपन बैलेट के हवाले से भी बहुत सी बातें हो रही हैं। आपको याद होगा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया गया था से 10 साल पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान, जिसमें इसी तरह की बात की गई थी। अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कह रही है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं कि जो सेनेट इंतखाबात हैं वो ओपन बैलेट के जरिए होने चाहिए, तो क्या वजह है कि जो अपोजिशन है वो इस बात पर नहीं आ रही है? ये भी आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं अरसलान घुमन, बहुत शुक्रिया अरसलान साहब आपके वक्त का, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे राना एहसान, बहुत शुक्रिया एहसान साहब आपके वक्त का, और बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। सबसे पहले तो अरसलान साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने टेलीफोन कॉल्स ली और बहुत सी शिकायत जो हैं वो तो सबको पता है, वज़ीर आज़म को भी यकीनन पता होंगी, महंगाई उनमें सर फहरिस्त है, कहा जाए तो गलत ना होगा। महंगाई के हवाले से सब्र की तलकीन की, मजीद कितना सब्र करना है आवाम को? बहुत बहुत शुक्रिया आपने लाइन पे। सबसे पहली तो चीज़ ये कि बड़ा कम होता है, हमने माजी में मुझे नहीं याद पड़ता कि हमने देखा हो कि आपके मुल्क का वजीर आज़म या फिर हेड ऑफ स्टेट जो है वो आवाम से बरास्ता डायरेक्ट बराह रास्त जो है वो राब्ता रहे। सर 1997 में वजीर आज़म, उस वक्त के वजीर आज़म नवाज शरीफ ये काम कर चुके हैं। आगे बोलिएगा भाईजान, मैं कंपटीशन की तो बात नहीं कर रहा, मैंने कहा सर आपने कहा कि आपको याद नहीं पड़ता, मैंने आपकी जो याद दहानी के लिए बात की है। अच्छा आप बात कर ले फिर मैं बात कर लेता हूं। सर मैं आपका जवाब दे रहा हूं, मैं आपको उसका काउंटर बता रहा था, आपके शायद आपको याद नहीं रहा तो मैं आपकी याद दहानी के लिए बता रहा था। जी बताइए अब। अच्छा अब याद दहानी अगर और भी आपको करानी है तो पहले करा लें फिर मैं बात कर लेता हूं। सर महंगाई के हवाले से बताइएगा, कब तक अवाम इंतजार करें कि जो महंगाई है वो कम हो जाएगी? अब आप पहले सवाल किया तो जवाब सुनने पर। जी जी, मैंने ये कहा कि माजी में बहुत कम देखा है हमने कि जो मुल्क का जो सरबराह होता है वो आवाम से बराह रास्त राब्ता करे, और बड़ा अहम है। अगर माजी में किसी ने भी किया है तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है और ये रवायत को बरकरार रहना चाहिए, ताकि एक अक्सर ये हमने देखा है कि होता ही है कि ब्यूरोक्रेसी होती है, आपके जो किचन कैबिनेट होती है, बाकी जो लोग हैं, शायद अक्सर ये होता है कि कुछ मौजूआत पे शायद उस तरह का फीडबैक नहीं मिल रहा होता, तो डायरेक्ट फीडबैक मिलना बड़ा अहम है। और इस वक्त ये जो पहली दफ़ा इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है तो मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती ख्वाहिश है वज़ीर आज़म साहब से, मेरी दरख्वास्त भी है कि इसको बरकरार रखा जाए ताकि आवाम से बराह रास्त राब्ता जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक महंगाई की बात है, देखें महंगाई बिल्कुल एक इशू है और इसको वज़ीर आज़म साहब ने एक्नॉलेज भी किया है कि एक बड़ा अहम मौजूद और हमारा सबसे बड़ा इस वक्त जो चैलेंज है वो महंगाई ही है इसमें। लेकिन हमें ये देखना है कि महंगाई की वजूहात क्या हैं।
कुछ तो इकोनॉमी की वजह से वजूहात होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर तेल पूरी बैनुल अक़वामी सतह पे बेस प्राइस जो है उसका इंक्रीज हो रहा है तो आपकी डायरेक्ट इफेक्ट पड़ती है आपकी ऑयल प्राइसेस से पूरी इकोनॉमी को, आपकी एनर्जी सेक्टर हो, बाकी चीज़ें हो, उससे इफेक्ट पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे मौजूदात हैं, मिसाल के तौर पे दूध की कीमतों का आपने जिक्र किया। दूध की कीमत जो है इस वक्त भी, आप कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट उठाएं, उसमें 95 रुपए जो है रेट लिस्ट में लिखा हुआ है। और अगर मार्केट में 120 रुपए से ज्यादा जो कि हकीकत में मिल रहा है, तो वजह क्या है कि ये किसकी कोताही है कि 120 रुपए पे दूध मिल रहा है और रेट लिस्ट जो है 95 रुपए है। तो बात यह है, कमिश्नर कराची का जो ओहदा है वो इंचार्ज है तमाम प्राइस कंट्रोल कमेटीज के कराची में, और अगर कहीं और पे भी है तो वहां का अलग है। मैं सूबे सिंध की कराची शहर की बात कर रहा हूँ, जहाँ का मैं रुकन भी हूँ ऐवान का, तो मैं इस शहर के हवाले से बात कर रहा हूँ कि 120 रुपए में मार्केट में मिल रहा है। कमिश्नर कहता है कि 95 रुपए। मेरा तो कमिश्नर कराची से चैलेंज ये है कि ऑफिस में 95 रुपए में दूध बेच के दिखा दें। बात यह है कि जिसका काम है वो काम करे, जिसकी जिम्मेदारी है वो पूरी करे, और उसी से सवाल भी हो, उसी से जवाब भी हो, और उसी को जो है अकाउंटेबल भी ठहराया जाए कि किसका काम है, आपने क्यों नहीं किया। तो इसमें एक माफिया भी है, इसमें एक मिडिल मैन का भी फैक्टर है। चाहे वो गोश्त की कीमत हो, गोश्त की कीमत में 750 रुपए बकरे की फी किलो कीमत है, और मुर्गी ठीक, आपका पॉइंट आ गया। राणा साहब, आपसे भी सवाल करना चाहूंगा, इस्तीफे लेने थे आपने, 31 जनवरी की डेडलाइन दी गई थी ऑपोजिशन की, जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है उसकी जानिब से इस्तीफे तो नहीं आई, वजीर आजम तो कॉल्स ले रहे हैं, अवाम के मसाइल सुन रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि अब जो ऑपोजिशन है उसको दुआओं की तहरीक चलाने की जरूरत है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो 2.5 साल बाद बड़ा क्लेम किया जी कि हम लाइव कॉल्स लेंगे। लाइव कॉल्स तो ना ली, एक भरपूर तरीके से एडिटेड प्रोग्राम चलाया गया, और कोई इस एक प्रोग्राम के लिए कोई 10 एडिटर्स बैठे हुए थे, एडिटेड कॉल्स ली। और फिर मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था देखते हुए कि वजीर आजम साहब के जो जवाबात थे वो तो 2.5 साल गुजरने के बाद भी ऑपोजिशन पे इल्जामात के ऊपर मबनी थे। यानी कि अभी तक हुकूमत जो है वो इन कंट्रोल नहीं हुई, हर मामले को वो ब्लेम कर देती है ऑपोजिशन पे, किसी चीज को वो नेचुरल डिजास्टर पे कर देती है, किसी को वो कोरोना पे कर देती है। और वही तर्ज गुफ्तगू था जो 2011, 12, 13 में था, यानी कि बहाने और वादे जो हैं, यानी कि मैं समझ रहा था शायद वो बताते कि जो 50 लाख घर हैं उनमें से 5 लाख बन गए हैं, बाकी अभी तामीर होने जा रहे हैं। 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, वो 10 लाख या 20 लाख दे दी हैं, बाकी रह गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। एक बड़ी जो है वो अबिस्मल परफॉर्मेंस के साथ उन्होंने जवाबात दिए, और ये ड्रामा जो है वो पूरी कौम ने देखा कि उनके पास कुछ नहीं था कहने के लिए। जहां तक आपने बात की कि हमने ऑपोजिशन ने जो है वो इस्तीफे लेने थे, वो इंशाल्लाह ताला हम लेंगे, क्योंकि ये हमारा जो है ये जो जद्दोजहद है ये जारी है, और 4 फरवरी को हमारा पीडीएम का इजलास है, तो इंशाल्लाह जो ठीक पीडीएम के इजलास में ही अब ये फैसला किया जाएगा। लगारी साहब, आपको भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगा। अब समझते हैं कि हुकूमत अब रिलैक्स हो गई है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने जब अपने जलसे जुलूसों का ऐलान किया था उस वक्त प्रेशर ज्यादा था, और अब आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम खोता जा रहा है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का। इस बात से एग्री करेंगे आप कि आप समझते हैं कि अभी भी जान बाकी है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की, और हुकूमत को टफ टाइम अभी भी दे सकती है? एक तो ये है कि जो प्रेशर उस वक्त नज़र आ रहा था वो सतह आब पर था, अब प्रेशर सतह आब से नीचे चला गया है, और इसलिए अंदरूनी खलबली ज़रूर मौजूद है और बड़ी हद तक मौजूद है, और इसको सरफेस में आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं और जिस तरह मसनूई तरीक़ों से राय आमा को तब्दील करने की कोशिश हो रही है, मैं नहीं समझता हूँ कि लोग इस बात पर एतबार करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का ये बयान अभी 2 रोज़ पहले आया है कि महंगाई उस शरह पर नहीं है जिस शरह पर उन्होंने इक़्तिदार संभाला था, उस वक्त से महंगाई नीचे गई है, और उसके बारे में हम हज़ार जवाब भी पेश करें, कोई बात भी करें, लेकिन पाकिस्तान का कोई एक शख्स भी इस बात को मानने को तैयार नहीं होगा। उसके अलावा जो चीज़ें गैर ज़रूरी तौर पर बढ़ाई जा रही हैं, जिन चीज़ों को कोई इस आर्मी मार्केट में नहीं, मुझे नहीं समझ में आता है कि 41 टका फी लीटर पेट्रोल बांग्लादेश में किस तरह मिल रहा है। ठीक है, उस टके की अहमियत हमारे रुपए से बढ़ गई है, लेकिन इतनी भी नहीं बढ़ी है कि 41 टके का 1 लीटर मिल रहा है,
अच्छा, और श्रीलंका की करेंसी तो हमसे कहीं पीछे है, हमारी करेंसी भी पीछे भी पीछे है, और वहाँ 104 रुपये लीटर मिल रहा है। हमारे यहाँ 1 महीने में 2 महीने में 5 मरतबा इजाफा होता है। क्या इसका कोई जवाब होगा? हुकूमत उसके बारे में कुछ बताएगी कि जनाब हमने इन वजूहात पर जो है वो किया है। और हुकूमत कहती है कि हमने टैक्सेस की इतनी बड़ी हमने टैक्सेस वसूल किए हैं कि तारीख में ऐसे नहीं हुआ है। तो आप ये कहें ना सीधी बात कि इनडायरेक्ट टैक्सेस आपने अवाम पर मुसल्लत किए हैं, गैस, बिजली और पेट्रोल की कीमतों की मद में, कि लोगों की खाल उतर गई है, लोगों का चूल्हे बंद हो गए हैं, लोगों का अब जो है ज़िंदगी गुजारना एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। तो क्या इन सारे हालात की तब्दीली के नतीजे में क्या अब ये समझा जाए कि पीडीएम ख़त्म हो गई है, पीडीएम का प्रेशर ख़त्म हो गया है, पीडीएम टोटल फेलुअर की तरफ गई है? पीडीएम तमाम इश्यूज़ को जिस तरह ज़िम्मेदार हैं उनके बता रहे हैं पीएमएलएन के दोस्त, पीडीएम अपने तौर पर चीज़ों को तय कर रही है, अपने तौर पर सेटल कर रही है। और पीडीएम से जो बुनियादी गलतियां हुई हैं वो बहुत संगीन गलतियां थी। उनने तमाम अपने कार्ड्स मेज पर बिछा दिए कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ठीक, अब भी उन्होंने कार्ड्स जो हैं वो रखे हैं, लेकिन अब हिकमत अमली जो है वो उसके ऊपर जो काम हो रहा है मेरे ख्याल में वो इतना ज़्यादा सरफेस पर नहीं है। चौंका देने वाली चीज़ें सामने आने वाली हैं, हमें नज़र आ रही हैं, और फिर हम आगे देखेंगे कि किस तरह से ये सारी सूरत हाल को बेहतर बनाने की, और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी बहुत बड़ा किरदार होगा। असलान साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नारा था वो एहतसाब के हवाले से था। एहतसाब का झंडा, एहतसाब का अलम बुलंद करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इक़्तिदार में आई थी। आप समझते हैं कि इस वक्त जो तनकीद की जा रही है अपोजिशन की जानिब से वो ये है कि जानिबदाराना एहतसाब किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त गैर जानिबदार है, एहतसाब का अमल जो है गैर जानिबदारी से जारी है? दूसरा, आप क्या ये नहीं समझते हैं कि एहतसाब का अमल अगर घर से शुरू कर लिया जाता तो तब ये जितने सवालात उठ रहे हैं वो उठते ना? अच्छा, ओके, अरसलान साहब से हम राब्ता करने की एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं। राना साहब, अब एहतसाब के हवाले से क्या कहेंगे? अब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और ऑपोजिशन है, इल्ज़ाम तो खैर यही लगा रही है कि एहतसाब जो है वो गैर जानिबदाराना नहीं है। तो यही काम तो वैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब अपने दौरे इक़्तिदार में थी यही काम करती रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब अपने दौरे इक़्तिदार में थी तब यही काम करती रही, और नैब को जो है आला-ए-कार उस वक्त भी बनाया गया था। तो क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये हुकूमत 2.5 साल से एक ही नारा लगा रही है कि चोर चोर चोर। इसके अलावा इन्होंने अवाम को कुछ नहीं दिया, ना कोई डिलीवरी दी है, सिर्फ इल्जामात लगाए और एहतसाब की बात की है। उस तरह उसके पीछे पीछे एहतसाब चलता है। जहां जलसा होना होता है वहां एंटी करप्शन, वहां नैब कार्रवाई शुरू कर देती है। फिर जलसा कहीं और होता है तो उस शहर के अंदर अकाउंटेबिलिटी चले जाती है। फिर आप हमारी बातों को छोड़ दें, मुख्तलिफ जस्टिसेस की बात देख लें, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जो आई हैं वो अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, बेल के ऊपर जब जो जजमेंट्स आई हैं वो पढ़ लें। तो एहतसाब आप हमारी बात को छोड़ लें। और सबसे जो इसमें जो बड़ा अलमिया है कामरान, वो ये है कि करप्शन इनके दौर में बढ़ गई, और उससे बड़ा अलमिया ये है कि जब आप इनको कहते हैं कि आपके दौर में बढ़ गई तो ये उसका इल्जाम भी हमारे ऊपर देते हैं, जबकि और कहते हैं उर्दू में तर्जमा करा ले। तो यानी कि जो इनका दफा भी है वो भी झूठ की बुनियाद पे ऊपर खड़ा हुआ है। तो ये हमें मॉडल टाउन के कातिल कहते थे, वहां कोई जो है वो किसी किस्म की जो है चहलकदमी नहीं हुई, मामला वहीं खड़े, कुछ प्रूव नहीं कर सके। और ये अगर अपना टेन्योर पूरा भी कर ले कामरान, तो उसके बाद इनके एहतसाब का नारा अवाम नहीं मानेगी, क्योंकि ये कुछ नहीं निकाल सकते। लेकिन आगे के हवाले से आपके प्लान जो थे, अयाज सादिक साहब का कहना है कि अब हम भी नैब के कवानीन में तब्दीली नहीं चाहते हैं और हमने अब भुगत लिया है, अब ये लोग तैयारी पकड़ें। तो ये तो फिर जो जिस तरह की बात अयाज सादिक की जानिब से की जा रही है वो तो इसी रवायत को ही बरकरार रखना चाह रहे हैं। आगे आप भी तब्दीली नहीं चाहते हैं, आप भी कहते हैं कि इंतकामी कार्रवाई हम भी करेंगे जिस तरह हम पहले करते रहे हैं। पीपल्स पार्टी हमारे खिलाफ करती रही है, हम पीपल्स पार्टी के खिलाफ करते रहे। अब नई जमात आ गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब अगर जब हम इक़्तिदार में आएंगे तब हम इनके खिलाफ करेंगे। तो काम कैसे चलेगा आगे? देखिए, ये बदकिस्मती है कि बातें और ये जो है चीजें इस जो है वो इस जगह आ खड़ी हुई हैं कि ऐसी बातें हो रही हैं। ये बदकिस्मती है, लेकिन
लेकिन इसका कौन जिम्मेवार है? इस हुकूमत ने इंतहा कर दी कि लोगों को 2-2 साल जेल में रखा और रेफरेंस नहीं दायर किया, यानी कि हीरोइन डाल दी। आप सोचें कि 20 किलो हीरोइन के इल्जामात लगे और कस्में खाई पूरी अवाम के समाज को करते और वो हीरोइन नहीं मिली, तो क्या कुछ नहीं हुआ? तो ये चीजें जो है, बिल्कुल हमारा कहने का ये मकसद है कि नैब ने जो जोर लगाना था, जितनी जान मारनी थी मार ली और फेल हो गई, मुंह के बल गिरी, कुछ नहीं साबित कर सकी। आज शर्मिंदा हो गई नैब। अब ये जो हट धर्मी के ऊपर खड़े हैं और एक जालमाना और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं, तो अब तो बारी तो इनकी आनी है, क्योंकि इनकी जो अपनी गवर्नेंस है उसके अंदर क्या कुछ नहीं हुआ। आप सोचें, सिर्फ सोचें कि आपका जो जहाज PIA का था, जो आपकी निशानी है पाकिस्तान की, वो जहाज जब्त हो जाता है। पूरी दुनिया में आपने तमाशा बना दिया। आज आप चीनी आटा 2 साल से इंपोर्ट कर रहे हैं। इस मुल्क में ये चीजें इंपोर्ट नहीं होती थी, 2 साल से लगातार इंपोर्ट कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी मिसमैनेजमेंट यहां हुई है इस मुल्क के अंदर कि टैक्स कलेक्शन ही नहीं बढ़ी। ये 22 करोड़ की आवाम है, यहां टैक्स नहीं बढ़ा 2 सालों से, 2.5 सालों से। अब ये कहते हैं 6% टैक्स कलेक्शन बढ़ गई है और 8% इन्फ्लेशन है, तो रियल टर्म्स में तो -2% टैक्स कलेक्शन बढ़ी। तो ये मुल्क तो तबाही की पॉइंट आ गया आपका। अरसलान साहब ने एक बार फिर से ज्वाइन किया। अरसलान साहब, जो अब ऑपोजिशन इल्जाम लगाती है हुकूमत पर, वो ये भी है कि एहतसाब जो है वो गैर जानिबदाराना नहीं है, जानिबदाराना निज़ाम है, सिर्फ ऑपोजिशन को निशाना बनाया जा रहा है। आप समझते हैं कि जो एहतसाब किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से वो गैर जानिबदाराना है? और क्या बेहतर नहीं होता कि हुकूमत घर से एहतसाब का अमल शुरू करती, ताकि इस तरह की बातें ऑपोजिशन को करने का मौका ही ना मिलता? देखें, बड़ी अजीब सी बात है कि कराची एक फ्रांस के अंदर केस है, सबमरीन केस, और उसके अंदर वहां की अदालतों ने बिल्कुल ये वाज़ेह कर दिया कि किस तरह वो एक केस था, कराची केस कहलाता है, नामी ग्रामी, और वहां के साबिक वजीर आजम को फ्रांस के उन्होंने बुलवाया है उस केस के अंदर, और उनके ऊपर जो है उनको चार्जशीट किया है। उसके अंदर इन्हीं 2 पार्टीज के जो हैं वो चुने गए बुखारी साहब थे, जो नैब का चेयरमैन, इन्होंने उसको लगाया। इनका नैब का चेयरमैन, जिसको फ्रांस यूरोपीय ममालिक कहते हैं कि करप्ट तरीन आदमी था, और उसके साथ मिलने के ऊपर उनका जो पुराना वजीर आजम था उसको वो चार्जशीट करते हैं। कि मतलब किस तरह के लोग हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। और ये साहब जो बैठे हैं, मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है। इनको मैं ढूंढता हूँ कोई स्कूल जहाँ पे रियाजी अच्छी पढ़ाई जाए, इनको वापस जाना चाहिए, रियाजी इनकी कमजोर है। बात यह है कि जिन केसेस में इनके हक में फैसले आ जाते हैं, ये कहते हैं देखे जी हमारे खिलाफ तो बड़ी इन्होंने साजिश की और हम जो है वो सबके सामने जो है वो बरी होके आए हैं, हम इनोसेंट हैं। जिन केसेस में इनके खिलाफ आ जाती है फैसला, तो ये कहते हैं जी ज्यादती हो गई, हमारे खिलाफ जो है वो सियासी इंतकाम हो रहा है। तो पहले डिसाइड कर लें कि किन केसेस में आपके खिलाफ आपके फैसले आते हैं, वो आपको कबूल है, जिनके आपके हक में आते हैं वो आपके, मतलब अजीब सा इन्होंने सिनेरियो बनाया हुआ है, अजीब सा। और बात यह है कि क्यों इमरान खान ना कहे पिछली हुकूमतों को, क्या आपने करप्शन नहीं की? क्या आपने, जैसे मैंने एक कराची के सबमरीन वाला बताया है, ये एग्जाम्पल के तौर पे। अच्छा, एक काम करते हैं, इनसे पूछें कि जी PTI की तो नारा था करप्शन का, एहतसाब का, हम अब सही तरीके से नहीं कर रहे, ठीक है 2.5 साल से नहीं कर रहे। आप 20-25 साल से बैठे हुए हैं, आपने कोई एक करप्शन का केस मंतकी अंजाम तक पहुंचाया? ये जो शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि मैं लाहौर की सड़कों पे जरदारी को घसीटूंगा, कोई वजह थी, कुछ चीज थी ना? क्या चीज थी? उस केस में सही कर देते। उसी केस में जिसमें घसीटना था उन्होंने, वो केस के ऊपर कोई फैसला करवा देते। आपकी पिछली टेन्योर 5 साल पूरे हुए, उससे पहले जरदारी साहब के बिल्कुल सही कह रहे हैं। पॉइंट आ गया, यादें माजी अजाब है अरब छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। लगाई साहब, आपसे भी सवाल करना चाहूंगा। आपको याद होगा जो विफाकी वजीर हैं हमाद अजहर के जो वालिद साहब थे मियां अजहर, वो जब लाहौर के लॉर्ड मेयर थे तो उन्होंने भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया था, और उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मामू थे, बीडन रोड पर उनकी प्रॉपर्टी थी, तो उनसे आगाज किया गया था इस तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का। और उसके बाद उनके इस ऑपरेशन पर जो तजावुजात के खिलाफ किया गया,
कोई भी किसी ने भी उस पर उंगली नहीं उठाई थी। तो क्या समझते हैं आप कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो एहतसाब है वो घर से शुरू करती तो ये तमाम मामला, जितनी बातें अभी हम कर रहे हैं, वो हमें करने का मौका ही ना मिलता? देखिए, आपने एक अच्छी बात याद दिलाई है, बल्कि ये कि जब वो मेयर थे लाहौर के और उन्होंने की थी मियाँ नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में मियाँ नवाज शरीफ के मामू के खिलाफ, तो उनकी तरक्की हो गई थी और उन्हें गवर्नर बनाया गया था। यानी ये होता है कि अगर PMLN ने किया अपने ही दौर में अपने ही आदमी का, बल्कि वज़ीर आज़म के मामू का एहतसाब किया और उस पर किसी ने रिजेस्ट नहीं किया और मेयर को इस पर उल्टा तमगा मिला, तो इसको कहा जाएगा ये कहा जाएगा कि ये इंतकाम लिया गया। या मेयर लाहौर जो थे मियाँ अजहर साहब, हमाद अजहर साहब के वालिद, क्या उन्होंने एहतसाब नहीं किया था? उस एहतसाब को माना गया और हुक्मरान ख़ानदान की तरफ से माना गया जो उस वक्त हुक्मरान थे। और यहाँ क्या किया जाता है? यहाँ अदालतों का सहारा लिया जाता है, यहाँ पर FIA को रोक दिया जाता है, यहाँ पर नैब को रोक दिया जाता है। नैब के चेयरमैन खुद आकर कहते हैं कि अगर हमने हुक्मरान जमात का इंतखाब किया तो हुकूमत गिर जाएगी। भाई, अगर आपने हुकूमत बनाने का ठेका लिया है या एहतसाब करने का ठेका लिया है, ठीक, यानी क्या मुहस्सिब आज़म को, क्या नैब के चेयरमैन को ये देखना है कि इससे हुकूमत पर क्या असरात पड़ेंगे या उन्हें एहतसाब करना है? तो एहतसाब एक तरफा हो रहा है, अक्रॉस द बोर्ड नहीं हो रहा है। बहुत से केसेस हैं जो नहीं खुल रहे हैं, बहुत से केसेस हैं जो इन्वेस्टिगेट नहीं हो रहे हैं। वज़ीर आज़म से पूछा गया था हल्फ उठाने से पहले कि हुजूर वाला आपने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया था, आपने किस हैसियत में ये इस्तेमाल किया था? बिल्कुल ठीक। तो उसके बाद ये मामला उसी दिन से खामोश फाइल में दबा कर रख दिया है। नैब ने इस पर कोई बात ही नहीं करती और उन्होंने कह दिया जी हम इन्वेस्टिगेट ही नहीं करेंगे। सर, इस वाले साहब के मजीद कमेंट्स भी लूंगा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। इस्लाम साहब, आपका शुक्रिया। नाज़ यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से बाद जब वापस आएंगे तो हम सेनेट इंतखाबात के हवाले से भी बात करेंगे। ओपन बैलेटिंग पर मसाइल क्या है ऑपोजिशन को, इस हवाले से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आप हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम दी स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर खुशामदीद। कुछ सेनेट इंतखाबात के हवाले से भी बात करेंगे। याद होगा आप सबको, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया गया था, बहुत बातें की जाती थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इस चार्टर के हवाले से। और उस चार्टर में एक शिक ये भी थी कि सेनेट के जो इंतखाबात होंगे वो ओपन बैलेट के ज़रिए होने चाहिए। अब देखने में आ रहा है कि ना सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तजवीज़ है ओपन बैलेट के जरिए इंतखाबात करवाने की, उसकी मुखालिफ नज़र आती है। इसकी क्या वजह है? हमारे साथ राना एहसान साहब मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और एडिटर इन चीफ बोल न्यूज़। नज़ीर लगारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, अरसलान गुमर भी हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, क्या वजह है कि अब ओपन बैलेटिंग के जरिए सेनेट इंतखाबात के खिलाफ हैं आप लोग? बीच में रीजंस क्या हैं? क्या आप नहीं चाहते कि हॉर्स ट्रेडिंग का खात्मा हो सेनेट इंतखाबात में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हम लोग खिलाफ हैं इसके इन प्रिंसिपल, और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब साइन हुआ तो हम भी इसके फेवर में ही हैं। लेकिन जो हुकूमत है उसकी नीयत में फतूर है। नंबर एक, वो 2.5 साल सोती रही, इसके ऊपर बात कोई नहीं की, और 1 माह पहले या 1.5 माह पहले जो है सेनेट के इलेक्शन से उनको याद आ गया कि हमें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है। बल्कि ये भी नहीं याद आया, पहले वो कोर्ट में चले गए, जो कि कोर्ट का काम नहीं है, और अभी ये मैटर कोर्ट में पेंडिंग है। और अब उनको जब नजर आ रहा है कि कोर्ट जो है उनके फेवर में नहीं होगा और वो यही कहेगा कि आप असेंबली के थ्रू आए, तो अब वो कहते हैं कि हम बिल टेबल करेंगे नेशनल असेंबली के अंदर। तो क्या उन्होंने ऑपोजिशन को एतमाद में लिया? और ये जो एक डिस्कशन है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपने करनी है और 2/3 मेजॉरिटी आपको चाहिए है, तो इसके ऊपर काफी काम होने वाला है जो कि हुकूमत ने नहीं किया, ऑपोजिशन को एतमाद नहीं दिया। फिर इसके ये एक छोटी मोटी डिबेट नहीं है, बड़ी लंबी चौड़ी डिबेट है। इसके अंदर और भी ऑप्शंस मौजूद हैं, मिसाल के तौर पे कि आप जितना पार्टीज ने वोट लिया है जनरल इलेक्शन में उसके मुताबिक आप सीट्स को एलोकेट कर लें, या जितने नंबर ऑफ आपके जो MP MNAs इलेक्ट हुए उसके मुताबिक आप सीट्स जो है वो इसमें सेनेट की जो है वो पार्टी वाइज आप नॉमिनेट कर दें। या अच्छा एहसान साहब, यहाँ पे असल में बस टाइम कम है, जल्दी जल्दी से चाह रहा था इस टॉपिक को भी कवर कर लिया जाए। आपसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPs हैं वो राब्ते में हैं, खबरें हैं, तो इस हवाले से बताइएगा, राब्ते में हैं?
बिल्कुल, इनके खाली ना MPAs, MNAs भी, और वो इस वजह से राब्ते में नहीं है कि उनको कोई लालच है, वो इस वजह से राब्ते में है क्योंकि वो अपनी ये हुकूमत की कार्रवाई से शर्मिंदा है और वो इस पार्टी के साथ। सर फिर क्या वजह है कि जो नून लीग के जो अरकान हैं जब मिलते हैं वजीर आला पंजाब से तो उनकी तस्वीर भी आती हैं, वो सामने आके बताते हैं कि हम जो पार्टी है अपनी उसके खिलाफ हैं। अगर तन्हाई में मिलते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान आपसे, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश की जा रही है। इसको क्या मतलब लिया जाए? और हमारा किसी के ऊपर कोई फोर्स नहीं है, हम काविश नहीं कर रहे कि वो लोग हमें वोट दें। वो खुद इनकी जमात से तंग आ चुके हैं क्योंकि वो इस काबिल नहीं है, ये जमात के उनको इस काबिल नहीं छोड़ा MP MNAs को कि वो अवाम का जो है वो फेस कर सके या अवाम का जो है सामना कर सके। ये तो हालात कर दिए इन्होंने अपने पार्लियामेंटेरियंस के। ठीक है लगारी साहब, आप क्या समझते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग का खात्मा क्या होना नहीं चाहिए? और अगर चाहे देर से कर रही है, पीछे जो भी चीजें हैं, लेकिन जो एंड रिजल्ट है वो तो अच्छा ही है ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ओपन बैलेटिंग के जरिए करवाना चाहती है सेनेट इंतखाबात, तो अपोजिशन को साथ देना चाहिए। बात यह है कि एक ये शॉर्टकट क्यों लिया जा रहा है कि इस मसले को हल कर लेते हैं और फिर बाकी मसाइल को यूं का तुरंत। पाकिस्तान की इकनॉमी ख़राब है। अपोजिशन ने 2.5 साल पहले कहा भाई साहब आप हमारे साथ चलें, हम बैठते हैं, आप बेशक अपना सिलसिला जारी रखें, एहतसाब का, इंतकाम का, सारी कार्रवाइयाँ जो आप कर रहे हैं करते रहें, लेकिन मुल्क बुरे हालात की तरफ जा रहा है और आपके अमाल की वजह से ख़राब हो रहा है। आप पहले बैठ जाएं हमारे साथ, हम बैठकर मईशत को बेहतर करने के लिए कुछ तजावीज़ एक दूसरे के साथ शेयर कर लें। नहीं, मैं अपोजिशन के साथ नहीं बैठूंगा। और अब तक वो अपोजिशन साथ किसी बात पर बैठने को तैयार नहीं है। नारो नहीं दूंगा एक ऐसा तराना है जिसे 2000 बार गाया जा चुका है और उससे कुछ नहीं हासिल हुआ। अब कहा जा रहा है कि आईनी तरमीम ला रहे हैं अपोजिशन साथ दे। क्यों एक आईनी तरमीम क्यों ला रहे हैं? एक बहुत बड़े आईनी पैकेज की ज़रूरत है तरामीम के, जिसके साथ पाकिस्तान के बहुत से मामलात वाबस्ता हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल वाबस्ता है और बहुत ज़्यादा आईनी तरामीम की ज़रूरत है। तो बैठे एक पैकेज तैयार करें, उसमें यह भी तैयार करें और जब ये साबित हो कि जनाब एहतसाब इंतकाम में तब्दील हो रहा है, तब फिर उसके बाद पूछा जाए, बात पर की जाए क्यों एक तरफा इस तरह का एहतसाब हो रहा है। अच्छा, फिर आपने अब तक वो बड़े तीर मारे होंगे नैब ने और बड़े खरबों रुपए की वो चीज़ें बरामद होंगी, लेकिन जिन लोगों को पकड़ा गया है, ख्वाजा साद रफीक से क्या हासिल किया गया, शाहिद खाकान अब्बासी से क्या हासिल किया गया, और इसके अलावा ख्वाजा आसिफ जैन, उनका जाकर वो तोड़ दिया गया है। जो उनका वो था अपना सोसाइटी वगैरह थी उनकी थी या कोई और उनके शरीक थे उनकी थी, आपने सोसाइटी तोड़ दी है और ये कोई अदालती फैसला नहीं था। आपने जाकर सोचा कि जनाब इसको तोड़ देना चाहिए। आपने वो जो खोखर साहबान थे उनके जाकर घरों पर चढ़ाई कर दी, अदालत से कोई फैसला नहीं लिया, आपने जाकर तोड़ दिया। तो ये आपके फैसले हैं, अदालतों के फैसले नहीं है। क्या अदालतों या नैब की कार्रवाई के नतीजे में आपने सियासतदानों से, इन सियासतदानों से जिनको आपने जेल में रखा हुआ है, कोई 1 रुपया, कोई 5 रुपए, कोई 500 रुपए, कोई 5 लाख रुपए, आपने कुछ हासिल भी किया है? सर लेकिन ये प्रेसिडेंट है ना, इससे पहले जब नैब को इस्तेमाल किया जाता रहा है, जब किया जाता रहा है, चाहे वो मुशर्रफ ने इस्तेमाल किया हो, चाहे वो नून लीग ने इस्तेमाल किया हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्तेमाल किया हो, तो कुछ भी हमारे सामने तो नहीं आया है। तो ये तो अदालत भी कह चुकी है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है नैब को, तो वो तो पहले से ही प्रेसिडेंट चलता हुआ आ रहा है। तो ये अगर इसी को रोक देते कि भाई जब अदालतें कह रही हैं कि तुम लोगों की तौहीन कर रहे हो, लोगों की बेइज्जती कर रहे हो, लोगों की इज्जत होती है उसका ख्याल करें, और नैब जो है एक सरकारी अस्प ताज़ी की तरह दौड़ता हुआ लोगों को रौंदता चला जा रहा है, तो आप एक आईनी पैकेज बनाएं, एहतसाब के तरीक़ेकार को भी ठीक करें जो अक्रॉस द बोर्ड हो। हम बिल्कुल नहीं चाहते जब पीपल्स पार्टी का या नून लीग का या मौलाना की पार्टी का, JUI का या किसी भी पार्टी का एहतसाब नहीं होना चाहिए। सबका एहतसाब होना चाहिए एक ट्रांसपेरेंट, लेकिन उसके साथ हुक्मरान जमात का भी, जिनके दौर में जो महंगाई की शरह वो तो बड़ी है, करप्शन की शरह इतनी बड़ी है कि माजी के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो क्या हम उसको भी ठीक ना करें? लेकिन सर यहाँ एक पैकेज की जरूरत है, आईनी तरामीम के एक पैकेज की, जो आइन के अंदर बहुत सी चीजें जो ठीक करने के हैं वो उनको ठीक किया जाए। अच्छा राना एहसान साहब, में दूध की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, कराची में खास तौर पे 20 रुपए फी लीटर इजाफा हो गया, जो कि 2 धड़ों में तकसीम है जो दूध फरोश हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे भी क्या इस चीज़ की जिम्मेदारी आयद नहीं होती है? जो पहली चीजें, बल्कि इसको ऐसे पुट करें, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यहां पर होती तो ऐसे कौन कौन से इकदाम करती कि महंगाई पे काबू पाया जा सकता? देखें, सबसे पहले तो अगर हम फूड इन्फ्लेशन की बात करें
तो इसकी मॉनिटरिंग करना कि आपकी आउटपुट क्या होगी, आटे की, चीनी की प्रोडक्शन क्या होगी, कॉटन की प्रोडक्शन क्या होगी, और उसको टाइमली मैनेज कर लेना। अगर आपको लग रहा है कि आउटपुट में कोई शॉर्टफॉल है तो उसको इंपोर्ट कर लेना टाइमली। तो ये चीजें तो बेसिक मैनेजमेंट हैं जो हमें नहीं नजर आई 2.5 सालों में, जिसकी वजह से आपने चीनी में भी शॉर्टेज देखी और फिर उसकी प्राइसेस इंक्रीज हो गई। आटे में भी यही हुआ, टाइमली आपने आउटपुट को नहीं जज कर पाए, टाइमली आप अरेंज नहीं कर पाए, स्टॉक्स को मेंटेन नहीं कर पाए। तो ये चीजें बेहतर तरीके से होती। इसी तरह इस हुकूमत ने, मैं समझता हूं कि जब डॉलर को बढ़ने दिया तो वजीर आजम का अपना बयान है कि मैंने टीवी पे देखा कि डॉलर कहां चला गया, हमारा तो इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो बेखबरी है इसने इस मुल्क को तबाह किया। फिर इनकी जो पॉलिसी थी, 1 साल के अंदर ये 13% पे ले गए इंटरेस्ट रेट को, और पॉलिसी रेट 13 पे आ गया, अब दोबारा 7 पे आ गया। तो ये सारे जो मिसमैनेजमेंट के मामला थे ये ना होते और ये नहीं हुए हमारे टेन्योर में, और यही वजह है कि हमने इन्फ्लेशन को काबू में रखा। इसी तरह जो ये देखें, जो प्राइसेस है ना, वो बेसिक जो उसका कॉन्सेप्ट है सप्लाई डिमांड का, जब वहां शॉर्टफॉल आ जाए, सप्लाई और डिमांड के अंदर गैप आ जाए, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप इसको कंट्रोल कर पाए। और यही कुछ हुआ कि ये इनसे चीजें मैनेज नहीं हुई। तो मैं तो समझता हूं इसी तरह ये हुकूमत, आप पेट्रोल की बात ले लें, पेट्रोल में इस वक्त 50% हुकूमत टैक्स और लेवी की मद में चार्ज कर रही है। वो क्यों चार्ज कर रही है, उसकी बैकग्राउंड क्या है? उसका वजह यह है कि हुकूमत जो है वो टैक्स इकट्ठा करने में फेल हो गई है। अब हुकूमत अपना नॉन टैक्स रेवेन्यू की तरफ से, ठीक है, आपको पॉइंट है कि मैं चाहूंगा कि लास्ट कमेंट में लगारी साहब से भी ले लूं। लगारी साहब, जो हुकूमत है वो इल्जाम लगाती है कि माफियाज जो हैं वो बेसिक रोल प्ले कर रहे हैं इस महंगाई के अंदर, और उन माफियाज में ज्यादातर लोग जो हैं वो ऑपोजिशन के शामिल हैं। इस तौजीह से आप एग्री करते हैं इस महंगाई के पीछे वजह वो माफियाज भी हैं और उनके अंदर बहुत से लोग ऑपोजिशन के भी हैं जो कि हुकूमत को चलने नहीं दे रहे? सुभान अल्लाह, क्या इल्ज़ाम है और क्या बात है जनाब। यानी जो चीनी माफिया है वो हुकूमत के पास है, अपोजिशन के पास है। यानी जहांगीर तरीन साहब मुल्क छोड़कर चले गए थे, जब किसी यकीन दहानी पर वापस आए तो आपको चीनी माफिया का नज़र नहीं आया है। हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि जनाब आटा का बहरान पैदा करने वाले हुकूमत में बैठे हैं या हुकूमत से बाहर बैठे हुए हैं। और माफिया जिसका ये जिक्र कर रहे थे जनाब वज़ीर आज़म, उनको नज़र नहीं आ रहा था कि माफिया है कौन। उनके साथ बैठे हुए थे, काबीना में बैठे हुए थे, दाएं बाएं बैठे होते थे, और उन्हें अमल भी किया था। अमल ये किया था कि उनकी वजारतों में तब्दीली करती थी, यहाँ से उठाकर वहाँ बिठा दिया था, एक कुर्सी से उठाकर दूसरी कुर्सी पर बिठा दिया था। और जो माफिया हैं नून लीग के भी तो स्टेक्स हैं ना बीच में, जो मोस्टली लोग जो हैं वो बीच में ऑपोजिशन के भी तो शामिल हैं। नहीं, मैं कहता हूं कि अपोजिशन के लीडर शामिल हैं तो वो तो आपके दस्तरस में जब चाहें हथकड़ियां डालें और ले जाएं आप उनको जेल के अंदर। लेकिन सरकार के अंदर जो सरकार के लोग जो सरकार के इजलासों में सरकार के बड़े बड़े उनमें बैठे हुए ओहदों पर, वजारतों पर बैठे हुए हैं और माफिया को डील कर रहे हैं, माफिया को चला रहे हैं। किसने पेट्रोल की कीमतें बढ़वाई? किसका ये था जो अच्छा 70 से उठाकर जो है आप 100 से ऊपर, अब तो 110 से भी ऊपर चली गई है पेट्रोल की कीमत। ये किसने, कौन सी माफिया है? अगर ये माफिया हम नून लीग है तो आप गर्दन पकड़े ना उसकी। ठीक नहीं है वो नून लीग की माफिया, वो इनकी माफिया है। घर से एहतसाब शुरू करने की जरूरत है, वो इनकी माफिया थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया नज़ीर गाई साहब, आपने वक्त दिया हमारे साथ रहने से। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। अरसलान घुमन साहब आपने भी ज्वाइन किया, आपका भी शुक्रिया। अब कुछ बात क्रिकेट की भी कर लेते हैं। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज जारी है, पिंडी में अब नेक्स्ट टेस्ट मैच होना है, उस हवाले से भी बात करेंगे। इससे पहले T20 स्क्वाड का भी ऐलान किया गया। उस स्क्वाड के ऐलान के बाद बहुत सी कंट्रोवर्सीज भी खड़ी हो गई। हमने देखा कि जब मोहम्मद वसीम की जानिब से स्क्वाड का ऐलान किया गया, कुछ ही देर बाद मोहम्मद हफीज की जानिब से भी ट्वीट सामने आया जिसमें उनका लिखना था कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन। गिले शिकवे उनकी जानिब से भी किए गए। मिसबाहुल हक की जानिब से भी गुज़श्ता रोज़ जो बयान आया उसमें यही कहना था कि कमी तो महसूस होगी लेकिन टीम फिर भी मोहम्मद हफीज़ के बिना अच्छा परफॉर्म कर लेगी, उनके हाथ में कुछ नहीं है। दूसरी हम स्टेडियम के हवाले से भी बात करेंगे जिसके बहुत चर्चे हैं। गवादर स्टेडियम के तस्वीर वायरल हो रही हैं, ICC की जानिब से भी बहुत तारीफ़ी कलामात कहे जा रहे हैं और ये भी चैलेंज दिया गया है कि कहीं और स्टेडियम है ऐसा तो हमें दिखाया जाए। क्या वहां पर पाकिस्तान सुपर लीग और दीगर जो मैचेस हैं वो भी नहीं होने चाहिए? इस हवाले से बात करेंगे। क्रिकेट एक्सपर्ट नसीम राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नसीम साहब आपके वक्त का। नसीम साहब, सबसे पहले तो बात करना चाहूंगा जो T20 का स्क्वाड का ऐलान किया गया है, आप जितनी तनकीद की जा रही है उसको आप समझते हैं कि वैलिड तनकीद है, होनी चाहिए? मोहम्मद हफीज के हवाले से फ़खर जमान, मूसा खान, वहाब, शादाब खान,
आप समझते हैं कि इनको टीम का हिस्सा होना चाहिए था? देखिए, इनमें कुछ प्लेयर तो अनफिट है, जैसे शादाब की आपने बात की, फैसल साहब तो वो अनफिट है इंजरी की वजह से नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे कि जो शामिल हो सकते थे। हम काफी अरसे से देख रहे हैं कि इस टीम मैनेजमेंट की पसंद नापसंद की बुनियाद पर टीमें बन रही हैं, और वो झलक हमने यहाँ भी देखी है। हम तारीफ कर रहे थे पिछले ही आपके शो में कि मोहम्मद वसीम ने टेस्ट सीरीज के लिए बड़े यंगस्टर्स को मौका दिया है और बड़े डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को मौका दिया। इस दफा जो मेन डोमेस्टिक परफॉर्मर्स थे वो फिर नजरअंदाज हो गए। यही डोमेस्टिक परफॉर्मर्स तो लाए, लेकिन वो ऐसा लगता है सिर्फ रिबन काटने के लिए। 20 रुकनी टीम में आपने उनको शामिल कर लिया, सिर्फ वो ड्रेसिंग रूम का हिस्सा रहेंगे और वो मैच का हिस्सा नहीं बनेंगे। मैच वही खेलेंगे जिनको आप खिलाना चाहते हैं। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि एक ओपनर के साथ आप मैदान में जा रहे हैं। 20 रुकनी टीम में सिर्फ एक ओपनर है, क्योंकि दूसरे मेकशिफ्ट ओपनर को आपने ओपनर बनाना है। बाबर आजम के अलावा आपने किसी ओपनर को नहीं रखा। शर्जील खान भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फखर जमान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ था। दोनों एक्सपीरियंस कंटेंडर है, तगड़ी टीम है। आप कोई जिम्बाब्वे से नहीं खेल रहे, बांग्लादेश से नहीं खेल रहे, वो कि उनकी भी बी और सी टीम है। उनके बेशतर खिलाड़ी कल पहुंच रहे हैं लाहौर। जो T20 टीम के खिलाड़ी हैं साउथ अफ्रीका के, कल लाहौर पहुंचेंगे, और पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी भी बायोसिक्योर बबल में चले जाएंगे जो T20 के कल लाहौर में। लेकिन आपने नजरअंदाज किया फिर हफीज की जो रिसेंट पास्ट में परफॉर्मेंस थी। अगर इनके आपका तारा होते तो ये शामिल हो जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इनको भी वो रख लेते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के मौजूदा चेयरमैन ने यहाँ आप समझते हैं कि वैसे मोहम्मद हफीज अंदरूनी सियासत की नजर हो गए हैं, या फिर उनको ऑन मेरिट ही नई टीम में शामिल किया गया है? देखिए, मेरिट तो फैसल साहब उनकी की बनती थी। रिसेंट पास्ट में जितनी हफीज की परफॉर्मेंस है नेशनल T20 टीम के लिए, वो किसी की भी नहीं है। देखिए, हफीज ने इससे पहले लंका प्रीमियर लीग छोड़ी, हफीज ने इससे पहले एक और लीग खेलने के लिए वो नहीं गए, क्योंकि वो पाकिस्तान टीम के साथ थे। इस वक्त उनके पास एक अपॉर्चुनिटी मौजूद थी और बहुत सारे प्लेयर जा रहे थे, वो भी खेलने के लिए चले गए। फिर दूसरी चीज ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जवाब पेश कर रहा है कि मोहम्मद हफीज बायोसिक्योर बबल का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। हफीज दुबई में भी बायोसिक्योर बबल का हिस्सा है। हफीज 5 तारीख को यहाँ पहुंच जाएंगे, पहला मैच 11 तारीख को है। दरमियान में 5 दिन मिल रहे हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्राइटेरिया है कि 5 दिन का आपको क्वारंटाइन करना बहुत जरूरी है, तो वो 5 दिन उन्हें मिल रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा 3 प्लेयर जाके वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब से मिले थे, जिन्होंने कहा था कि आपने डिपार्टमेंटल क्रिकेट गलत बंद की है। उनमें मिसबाउल हक थे, मिसबाउल हक चीफ सिलेक्टर से गए, अब शायद हेड कोच से भी चले जाएंगे। अजहर अली टेस्ट टीम के कप्तान थे, वो नहीं रहे। एक हफीज रह गए थे 3 में से। और हफीज को कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये एहसास दिलाना था कि हमसे पूछे बगैर आप राब्ता करते हैं वजीर आजम खान साहब से, शायद उसी का असरात दिखाई दे रहे हैं फैसल साहब। ठीक है, हमारे साथ रहिएगा दानिश कनेरिया, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया दानिश साहब आपके वक्त। दानिश, आप समझते हैं, एक तो बताइएगा इंटरनल सियासत कहां तक चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, क्योंकि तनकीद तो इस हवाले से पहले भी बहुत होती रही है, और आप समझते हैं कि मोहम्मद हफीज जो हैं वो वाकई में इंटरनल पॉलिटिक्स का निशाना बन गए हैं? T20 स्क्वाड में उनको जो शामिल नहीं किया गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ये मोहम्मद वसीम चीफ सिलेक्टर है, इन्होंने जो सिलेक्शन की टेस्ट मैचेस में जबरदस्त की, बिकॉज के डोमेस्टिक परफॉर्मर लेके, देन वी हैव टू बी वेरी स्मार्ट। अगर इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साउथ अफ्रीका ने एक MOU साइन किया हुआ जिसमें बायोसिक्योर बबल के अंदर जाना है, राइट? हफीज हो गया, वहाब हो गया और बाकी जितने लड़के जो T10 में चले गए, व्हाई दे वेंट टू T10? वो नहीं जाते, पाकिस्तान को सर्व करते हैं। अगर वो T10 के लिए कंसीडर नहीं करते, पाकिस्तान टीम के साथ होते। इसका मतलब यह है कि प्लेयर्स जो है वो फ्रेंचाइज क्रिकेट को अहमियत ज्यादा दे रहा है निस्बत इंटरनेशनल क्रिकेट को। अगर ये सिचुएशन है तो why they went to the franchise cricket T10? मना कर देते कि भाई हमारी इंपॉर्टेंट सीरीज है, साउथ अफ्रीका आ रही है, एंड वी विल बी अवेलेबल फॉर आवर सिलेक्शन। उन्होंने खुद ही चूज किया ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तो उन्होंने NOC मांगी, उन्होंने दे दी। लेकिन ये प्लेयर का भी तो काम होता है ना, कि प्लेयर अपने आप को क्या समझता है कि मैं फ्रेंचाइज क्रिकेट ज्यादा पैसा दे रहे, मैं वहां चले जाऊं, इंटरनेशनल क्रिकेट में मैं ठीक है एक सीरीज से मिस कर दूंगा, एंड कमिंग बैक टू योर सिलेक्शन देखें, मोर और लेस बेटर सिलेक्शन था। जाहिद महमूद को आए, ठीक है उसको मौका नहीं मिलेगा, बट टीम के साथ है, जो इसकी परफॉर्मेंस रही है उन्होंने रखा है एक माहौल बनाने के लिए। उस्मान कादिर को पास पे परफॉर्म करते हुए आ रहे, जिनको न्यूजीलैंड देखा नहीं खेले, लेकिन अभी जाहिद महमूद भी है टीम में, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स भी है, बट टीम का हिस्सा होना भी एक बड़ी बात है, बिकॉज यहाँ से वो सीखेगा।
आप सीखोगे तो आपके लिए फ्यूचर के लिए आप एक टीम बना रहे हो। फिर उसके बाद आपने बात की शर्जील खान की, नो डाउट प्लेयर बहुत अच्छा है, बट उसकी फिटनेस का जो लेवल है पैथेटिक, वो है बहुत ज्यादा, उसको फिटनेस पे काम करना पड़ेगा, तो उसको काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते अब्दुल शफीक को बाहर करना, वो एक जाती है, मूसा आउट हो गए। ठीक, बहुत शुक्रिया दानिश करिया साहब आपके वक्त का, और हमें नसीम राजपूत साहब आपने अपना तज्जिया पेश किया, बोल टेलीविजन के साथ आपने अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। फीडबैक का इंतजार रहेगा। मुझे मोहम्मद कामरान को दीजिएगा इजाजत, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।